जब जिस माँ को अपने बच्चे को पालने के लिए लाया जाए और वही माँ उस बच्चे के चेहरे पर तेजाब डाल दे, वही माँ उस बच्चे को जहर विषैला पदार्थ देकर मारने की कोशिश करे। एक परिवार जिसके परिवार में से जिस पति की पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, वो दूसरी शादी करता है और दूसरी शादी के बाद उसके बच्चों के साथ जो होता है, उसे सोचकर भी डर लगता है। आज की कहानी ऐसी है जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी के चेहरे पर खुद से एसिड डाला और उसके बाद उसे छोड़ दिया बेसहारा। लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है और आज वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। लेकिन आज की जो घटना है वो जो रोज की मेरी कहानियां होती हैं उनसे अलग है। आज की कहानी एक परिवार की है, एक लड़की की है कि आप इस कहानी को सुनकर समझोगे कि लड़की का जो जीवन होता है वो कितना कठिन होता है एक माँ के बिना। कहानी के अंत में उन सभी लोगों का नाम लिया जाएगा जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर हमें मोटिवेट करते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है फरीदाबाद के एक गांव से। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 2.5 साल है और जिसका नाम रूपा है, और उसका एक छोटा भाई जो अभी 1 ही महीने का है। और उसके बाद जो उसकी माँ है उसका देहांत हो जाता है, किसी बीमारी से उनका देहांत होता है। और अब जो पिता है लड़की का, वो अकेला रह जाता है और उसकी जो माँ है और उसका जो पिता है वो दोनों भी रहते हैं, लेकिन वो उसके छोटे भाई के पास रहते हैं और वो फरीदाबाद में रहते हैं। अब ये गांव में रहते हैं। अब उसका कोई भी उसका भरण पोषण करने वाला नहीं है। वो 1 महीने का बच्चा करे तो वो पिता क्या करे। अब इसी चीज को देखते हुए उसकी माँ फरीदाबाद से सीधी गांव आती है और अपने पोते पोतियों का देखभाल करती है। दादाजी भी आ जाते हैं। चाचा अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहता है और अब ये रहते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। दादी उनकी परवरिश करती है, लेकिन सभी रिश्तेदार दोस्त सभी ये कहते हैं कि भाई अभी तो तुम्हारी उम्र जवान है, बहुत बड़ी है, और ये बच्चा भी अभी 1 डेढ़ महीने का है और ये बच्ची भी अभी 2.5 3 साल की है। तुम अपना जीवन कैसे सफर करोगे, तो तुम दूसरी शादी कर लो। जब सभी समझाते हैं तो वो व्यक्ति भी मान जाता है और अब एक महिला से वो शादी करता है जिसकी पहले से ही एक बेटी थी, और अब वो शादी कर इस घर में आ जाती है। वो लड़की जो रूपा, जो अभी 3 साल की है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। और क्योंकि उसे अपनी माँ का इतना वो याद नहीं था कि उसकी माँ कैसी थी, क्योंकि छोटा होता है 2.5 साल का बच्चा, इतना उन्हें ये नहीं था कि माँ कैसी है। अब उसी में वो माँ देखने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। करीबन 6 महीने में ही वो सौतेली माँ अपना रंग दिखाना शुरू करती है। वो सौतेली माँ उसे टॉर्चर किया करती, उसे बात बात पर डांटा करती, ना ही उसे खाने के लिए अच्छा खाना दिया करती और रोज उसकी पिटाई करती। इस बात को जब दादी माँ देखती है तो दादी माँ अपनी पोती को लेकर अपने साथ सीधी फरीदाबाद चली जाती है। अब फरीदाबाद छोटे बेटे के साथ रहने लगती है। वहां पर ये बच्ची रहती है, पढ़ाई करती है और लगभग 9-10 साल वहीं पर रहती है। अब ये 12-13 साल की हो जाती है, लेकिन अब इनकी दादी का देहांत हो जाता है। और जब दादी का देहांत होता है तो अब जो चाचा चाची हैं वो इस लड़की को इसकी जो सौतेली माँ है और इसके जो पिता हैं उनके पास भेज देते हैं। वहां आती है तो देखती है उस माँ का वही रूप है, और भी ज्यादा विकराल रूप उसने रख लिया है। वो बात बात पर इसे टॉर्चर करती और घर का सारा काम कराया करती, और जब ये स्कूल जाती तो इसे रोका टोका करती। और जब शाम को इसके पिता आते, रूपा जब अपने पिता से शिकायत करती तो पिता को वो उसकी पत्नी पहले से ही ये बातें कहती कि आज का वक्त बहुत बुरा है, इस लड़की की नजर सही नहीं है, इसके सही लोगों से ताल्लुकात नहीं है। यानी एक पिता की जो दिमाग में ऐसी बातें भरती हैं तो वो पिता भी अपनी बेटी की तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं करता है। और अब जो सौतेली माँ है, अब वो और भी नए रंग दिखाती है। अब वो घर का सारा काम उस बच्ची से कराती, और जो उसकी बेटी जिसे वो लेकर आई थी वो भी उस पर हुक्म चलाती, क्योंकि उन दोनों की उम्र सेम थी, सेम क्लासेस में पढ़ती थी। उस लड़की के लिए नई यूनिफॉर्म, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन जो वो रूपा थी उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। और तो और जब उसका एग्जाम था तो उस दिन उसे घर पर रोक दिया गया। कहा गया कि आज से तुम पढ़ाई नहीं करोगी, अब तुम्हें घर के काम सीखने हैं और तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर तुम घर के काम नहीं सीखोगी तो जब तुम्हारी शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे।
इस बात का प्रेशर बनाती है और अब उस लड़की को घर पर रोक दिया जाता है। सारा दिन वो काम किया करती और फिर वो शाम को अपना जो चारपाई है उसको आंगन में बिछाकर सो जाया करती। गर्मियों का समय था, ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। फिर उसके बाद उसका चाचा जी मिलने आता है अपने बड़े भाई से, तो वो चाचा से बात करती है, क्योंकि चाचा चाची के साथ जब वो रही और दादी जब उसकी थी तो उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई थी, क्योंकि दादी भी माँ का ही रूप होती है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ बहुत कुछ हो रहा था। अब ये बच्ची अपने चाचा से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ पर ये मम्मी मुझे मार देगी, ये मुझे बात बात पर धमकियां देती है। मैं करूं तो क्या करूं, सारा दिन मैं काम करती हूँ और मेरी पढ़ाई भी बंद कर दी गई है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन यहीं पर चाचा जी कह देते हैं कि बेटा तुम्हारी यही जिम्मेवारी है, तुम्हारे जो पिता हैं वही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे, हम तुम्हें कब तक रख सकते हैं। इस बात को सुनकर वो चुप रह जाती है, लेकिन अब उसे दिन रात यही डर सताता है कि कहीं मम्मी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मुझे पीटने लगी, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले जो उसका भाई था और जो वो थी, दोनों को वो खाना खिलाती है, उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाती है कि उससे उनको उल्टियां लग जाती हैं। लेकिन बात बनी नहीं थी, थोड़ा खाने पर ही उस लड़की को महसूस हो जाता है और वो लड़की खाना छोड़ देती है। उससे उनके शरीर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, करीबन 13 साल की, और वो जान चुकी थी कि हमारे खाने में कुछ गलत चीज मिलाई गई थी। अब इस बात को वो अपने चाचा जी से भी नहीं कह पाती है और अब वक्त निकलता है। अब एक दिन जब उसका चाचा है वो आता है और वो कहता है कि बेटा ज्यादा परेशानी है तो चलो मेरे साथ चलो, और अब वो चाचा जी के साथ चली जाती है। चाचा जी उसकी हालत पर तरस खाते हैं, क्योंकि वो 2-3 बार लगातार आए थे उसकी बात सुनकर, तो वो जब भी आते तो उसके पास ढीले से फटे से सूट सलवार हुआ करते और सारा दिन घर का काम देखा करती। और जो उसकी सौतेली माँ है वो सारा दिन इधर उधर बातें किया करती, क्योंकि गांव का माहौल आप भी समझ सकते हो। अब वो देखते देखते हैं और उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। करीबन 1 महीने वो बच्ची फिर से फरीदाबाद में रहती है, लेकिन अब उसके बाद फिर उसकी सौतेली माँ उसे दोबारा बुलवाती है और उसे अब की बार बड़े प्यार से रखती है। इतने प्यार से रखती है कि उसे विश्वास नहीं होता और उसे अब ममता का असली मतलब समझ में आता है। अब वो उसे भी बहुत प्यार करने लगती है। अब उसके पास जो उसकी माँ जब इस दुनिया से गई, जो उसके कुछ गहने थे, कुछ पैसे थे, जो स्त्री धन होता है, वो उस लड़की के लिए उसकी दादी ने रखा हुआ था चाचा के पास। लेकिन अब उस सब को वो मंगवा लेती है और अपने अंडर में आने के बाद अब उसके अपने पति से कहती है कि अब अपनी बेटी को कहीं भेजो। तो वो उसकी नानी के यहाँ उसे भेजते हैं। कहते हैं बेटा तुम्हें तुम्हारा ननिहाल दिखाकर लाएंगे। मुजफ्फरनगर में उनकी नानी थी, वो भी अपनी नानी को देखने की बड़ी एक्साइटेड थी और अब वो वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों तक अपनी नानी के यहाँ रहती हैं, अपनी माँ की चीजों को देखती हैं, नानी से भी बड़ा प्यार मिलता है और अब उसके बाद वो वापस आती हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर आती है तो उसकी जो सौतेली माँ है उसने दरवाजे पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अंदर से चप्पल मारती है फेंक कर और कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। उसका उससे भी तगड़ा वाला रूप वो देखती है जब वो बचपन में उसे रखा करती, और अब वो उससे बहुत चिढ़ने लगती है। वो सोचती है कि किसी तरीके से इन दोनों बहन भाइयों को रास्ते से हटा दूं तो जो भी कुछ है सब मेरी बेटी का हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था क्या होने वाला है। अब उस लड़की को और भी डर लगने लगता है, क्योंकि बात बात पर वो उसे धमकी दिया करती कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अब उसका पिता कहता है कि बेटा मुझे कहीं जाना है, कोई काम है, तो वो कहती है कि नहीं पापा आप मत जाओ, अब रात में यहीं रहा करो, दिन में भले ही आप कहीं चले जाया करो। लेकिन उसे जरूरी काम था तो उसके पिता घर से चले जाते हैं। और अब वो लड़की जो रोज आंगन में सोया करती, अब वो जब आंगन में अपना बिस्तर लेकर आई तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हें आज अंदर सोना है। लेकिन वो डर जाती है, वो सोचती है कि बंद कमरे में मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी, हो सकता है सोते सोते मेरा गला घोट दे, हो सकता है सोते सोते मुझे काट दे या कुछ भी। उसे वो बच्ची थी उस हिसाब से वो सोचती है और वो डर की वजह से अपनी खाट को उसी आंगन में बिछा लेती है। अब वो सो जाती है, रात का अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी। गांव में जब रोशनी नहीं होती है तो बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि शहरों में तो आमतौर पर जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक दो लाइट लगी रहती हैं, एक दो जो बिजली के खंभे होते हैं, लेकिन उस समय लाइट नहीं आ रही थी।
तो वो लेटी हुई थी, तभी उसके ऊपर अचानक से कुछ गीला गीला पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद बारिश आ गई और वो उठने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उठती है तो उसे दिखना बंद हो जाता है और उसके पूरे चेहरे पर जलन होने लगती है। उसके दोनों कंधों पर जलन होती है। जैसे ही वो हाथ लगाती है तो उसका जो त्वचा है उसके हाथ में आने लगती है और उसका चेहरा पूरा सूज जाता है, नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। अब वो गिरने लगती है, क्योंकि जब वो उठती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है। वहीं आंगन में थोड़ी दूरी पर उसके दादाजी सोए हुए थे। वो उस खाट से टकराती है और वो कहती है, बाबा, बाबा। तो वो बाबा समझते हैं कि कोई चोर आ गया है और वो उसका हाथ पकड़ते हैं और वो उसे पीटना शुरू करते हैं। तभी वो कहती है कि बाबा, मैं रूपा। तो उनके पास टॉर्च रखी हुई थी उनके सिरहाने पर। उस टॉर्च से उसका चेहरा देखते हैं और वो भी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है, बाबा पता नहीं, मैं आंगन में सो रही थी और अब वो अपनी तौलिया जो उनकी स्वापी थी, बुजुर्ग लोग रखा करते हैं, गमछा कहते हैं बहुत सी जगह उसे, उससे उसे पोंछने लगते हैं, लेकिन उस बच्ची को जलन होने लगती है। अब उसके बाद जब वो चीखती है, चिल्लाती है, तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। वो देखकर उस लड़की को सब डर जाते हैं। उसे तुरंत पड़ोसी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और जब उसकी माँ से कहते हैं कि तुम उसके पास रहो, तो वो कहती है कि नहीं, हमें इसे देखकर डर लग रहा है। और उस वक्त उसके पिता थे नहीं, तो वो लड़की अकेली 14 से 15 घंटे हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। हॉस्पिटल की तरफ से भी उसे कोई उपचार नहीं दिया जाता है। उसे कोई भी पेन किलर नहीं दी जाती है, वो ऐसे ही बिलखती रहती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी हालत थी। अगली सुबह जब उसके पिता आते हैं, उसके बाद उसके चाचा जी आते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। और जब उस सौतेली माँ से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो सौतेली माँ कहती है कि मैं कहती नहीं थी ये लड़की सही नहीं है, इसीलिए मैंने इसकी पढ़ाई बंद करवाई और कोई मनचला डाल गया होगा, मुझे क्या पता। लेकिन वो जो डाला था तेजाब, वो उसकी सौतेली माँ ने डाला था, क्योंकि वो उसके पास ही खड़ी हुई थी। उसे आहट पता चलती है। लेकिन पिता जो है वो अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करता है और अब वो पिता भी उस बच्ची से दूरी बना लेता है। वो बच्ची का लगभग 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट चलता है हॉस्पिटल में और उसके बाद उसकी एक दोस्त बनती है। वो भी एसिड अटैक की ही मरीज थी, उस पर भी एसिड डाला गया था। अब वो दोनों पक्की दोस्त बन जाती हैं, लेकिन उसे अब तक आईना नहीं देखने दिया गया था। जब वो ठीक होकर घर आती है तो वो उससे बच्चों को दूर कर देती थी वो सौतेली माँ, और कहती अपना चेहरा ढक कर रखा करो, अपने चेहरे पर नकाब लगा कर रखा करो। वो लड़की समझती है कि क्या हुआ है मेरे चेहरे को। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी शीशा नहीं देखने दिया जाता है। तभी एक दिन तेज की हवा चल रही थी और जैसे ही उनके बरामदे में एक शीशा लगा हुआ था, वो उसके सामने पहुंचती है तो वो उसे शीशे को, जो ऊपर पर्दा ढका हुआ था, वो उड़ जाता है हवा से और वो अपने चेहरे को देखकर डर जाती है। वो बेहोश हो जाती है कि ये क्या हुआ मेरे चेहरे को। अब उसे होश में लाता है उसका छोटा सा भाई, और जैसे ही वो चीज देखता है तो उसका जो पिता है वो आंगन में आता है। उसका बेटा उसे पानी पिला रहा है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सौतेली माँ अभी भी उससे दूर है। ये सब देखकर पिता कहता है कि अब तुम यहाँ इस घर से चली जाओ, क्योंकि सौतेली माँ दिन रात सिखाती थी, दिन रात कहती थी कि इसके अलग लोगों से ताल्लुकात थे जिसका भुगतान इसे करना पड़ा। पिता भी उसकी बात मानता है और उन्हें शाम को घर से, दोनों बहन भाइयों को घर से निकाल दिया जाता है। वो पिता कुछ भी नहीं कहता है। वो महिला इतना अत्याचार करती है और अब वो मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं। दोनों बहन भाई पूरी रात रहते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो उसका छोटा भाई वहीं सभी से मांग कर उसका पेट भरता है और उसके बाद जिस लड़की से वो मिले थे, अब उस एनजीओ में और अपनी नानी के सहारे वो जिंदगी जीना शुरू करती है। उस एनजीओ में जाती है जहां पर एसिड अटैक से रिलेटेड बहुत सारे बंदे थे, बहुत सारी लड़कियां थी, ज्यादातर लड़कियां थी। उनसे मिलती है और अब वहां पर उन्हें शिक्षा दी जाती है। वहां पर उन्हें कई ऐसे शो कराए जाते हैं जिनमें वो लोगों को अवेयर करते हैं और अब वो अपनी जिंदगी बड़ी ही शांति से, बड़े अच्छे तरीके से जीती है। वो चेहरा उसे नहीं मिल सकता जो उसका जा चुका है, वो उस बचपन जो उसका इतने दुखों में बीता है वो नहीं मिल सकता, लेकिन आज भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है, वो अपनी जिंदगी को बहुत हिम्मत से जीती है। ये जो रूपा नाम की लड़की है एक बहुत बड़ी मिसाल है हम जैसे, आप जैसे लोगों के लिए। इतने दुख दर्द के बाद भी अपनी जिंदगी को बड़ी ही खुशी से जी रही है, बहुत ही साहस के साथ जी रही है। तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां जीवन में आए, चाहे कैसा भी वक्त आ जाए, हमें जिंदगी को हंसकर काटना चाहिए और हमें बहुत ही खुशी खुशी जीना चाहिए।
बुजुर्ग लोग कह गए हैं, रोतों के घर खोते और हंसतों के घर बसते। तो हमें हर वक्त मुस्कुराए रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट के पीछे ही एक सुंदरता का, एक आदर का, एक भाव का, एक प्रेम का भाव छुपा रहता है। अगर लोग मुस्कुराते रहते हैं तो वाकई में उनका जीवन मुस्कुराहटों से भर जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रूपा के साथ जो हुआ, उसके ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये एक सीख मिलती है। माँ को घर में लाया गया कि बच्चों को एक माँ मिलेगी, बच्चों को प्यार मिलेगा। इससे अच्छा तो यही था कि वो पिता बिना पत्नी के रह लेता। वो बच्चों का जीवन इस तरीके से बर्बाद नहीं होता। आपको जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और कुछ ना कुछ सीख इस घटना से जरूर लीजिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है दुर्गेश जी, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत ही प्यारा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग जी, जो कि नरवाना से हैं, बहन कहकर संबोधित करते हैं। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है चंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है रेणु ठाकर जी, जो कहती हैं कि मैंने आपको अभी सब्सक्राइब किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने सब्सक्राइब किया, अब आपकी जो फोन है उस पर हमारी वीडियो तुरंत पहुंच जाया करेगी। अगला नाम आता है गौरव गौर जी, जो बिटिया रानी कहकर संबोधित करती हैं और बहुत अच्छा क्या प्यारा सा कमेंट लिखती हैं। उनको हमारी जो कहानियां हैं बहुत अच्छी लगती हैं। अगला नाम आता है पिंकी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो गुजरात से हैं। इन्होंने आज अपना पता लिखा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग हमें गुजरात से देखते हैं। अगला नाम आता है गीता जी, जो कहती हैं ये कहानी सुनी है और हमने पहले भी किसी चैनल से सुना है। तो जो कहानी पीछे मैंने बताई थी संत जी, उनकी कहानी और बहुत सारे चैनलों पर पड़ी हुई है। हम लोग रिसर्च से लेकर आते हैं और जो कहानी सच्ची होती हैं उन्हीं को लेकर आते हैं। और हर किसी चैनल का अपना अपना अंदाज होता है कहानियां बताने का, सुनाने का, कहानी की सच्चाई की तह तक जाने का। आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर प्यारा सा कमेंट लिखा। अगला नाम आता है आलोक जी, जो बेटे की उम्र के हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हर वीडियो पर इनके 2-2 3-3 कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है नीमा सिरपा जी, जो हमें बहुत समय से सपोर्ट करती आ रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो हमें जब से चैनल हमारा शुरू हुआ है तभी से हमें सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। हर वीडियो पर इनके 2-2 3-3 कमेंट होते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमें चाहिए, जीवन भर हमें आपका साथ चाहिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो कहती हैं बहुत सुंदर कहानी है। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपका मन सुंदर है तो आपको दुनिया में होने वाली ज्यादातर चीजें जो सही हैं वो सुंदर ही लगेंगी, क्योंकि हम कहते हैं, बहुत बार मैंने बोला है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा देखते हैं, जैसे हम खुद हैं, वैसे ही हमें सब लोग लगते हैं। तो अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। बहुत जल्द किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।